हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। साथियों, आज इस लेसन से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसकी काफी समय से डिमांड चल रही है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, या एच टेट की कर रहे हैं, या रीट की कर रहे हैं, या किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण विधियां। जी हाँ, भाषा शिक्षण कहें, शिक्षण विधियां, जिसका कि प्रत्येक जो परीक्षा होती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सिलेक्शन का यूं कहें कि आधार भी बनती है। ओके, तो शिक्षण विधियों से संबंधित आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। हर प्रश्न आप बड़े इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की ओर पढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप रोज हम पढ़ेंगे ये। और आपको अपने नोट्स हैं वो प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, नियमित पढ़ते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपकी पूरी शिक्षण विधियां हैं वो बिल्कुल अंगुलियों पे याद हो जाएंगी और सारी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम क्या शुरू करेंगे? तो शुरुआत करते हैं हम किससे? भाषा शिक्षण से। जी हाँ, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण, देखो साहब ध्यान दो, आराम से समझना है अपने को, ठीक है। भाषा शिक्षण की यदि हम बात करें तो देखो हम कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं साहब? हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये शिक्षण विधियां पढ़ने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी रूपरेखा है वो पता होनी चाहिए कि नहीं? तो देखिए ये सारी चीज हम समझेंगे। सबसे पहले बात है कि जो ये हिंदी है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? देखो यहां से प्रश्न ध्यान देना, एक एक चीज जीरो से क्लियर करूंगा, सारी चीज आपके माइंड में फीड हो जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है साहब? कई कहेंगे कि हिंदी है तो हिंदी का ही शब्द होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी है ये फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, जो भाषा के विद्यार्थी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का? तो साहब ये फारसी भाषा का शब्द है। एक बिंदु क्लियर हुआ अपना। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। कैसे हुआ ये शब्द निर्माण? तो ये एक चीज समझने की कोशिश करना। पहले हमारे यहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था क्या? सिंधु। समझना बात को, क्या था? सिंधु। जब फारस के लोग यहां आए, आपको पता है समय समय पर जो विदेशी यात्री यहां पर आते रहे हैं, ठीक है। तो फारस के जो लोग हैं, जो सब ध्यान देना, फारस के लोग सिंधु, वहां एक परंपरा है, क्या उच्चारण में ही है ये, कि वो लोग जो स है ना उसका उच्चारण है करते हैं, स का क्या करते हैं? है, और ध का करते हैं द। तो इसलिए सिंधु को उन्होंने बोला क्या? हिंदू। क्या बोला? हिंदू। बात समझना, सिंधु को क्या बोला उन्होंने? हिंदू बोला। मतलब जो सिंधु नदी है उसको उन्होंने क्या बोला? हिंदू। बात समझना, इसलिए जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान कहा उन्होंने। क्या कहा? हिंदुस्तान। इस तरह से बना सिंधु, सिंधु से क्या बना? हिंदू। लेकिन देखो ध्यान दे, इसे हिंदू से, इसमें देखो ध्यान देने की बात क्या है? मात्रा छोटी है, लेकिन यहां मात्रा कर दी कैसी? बड़ी। हिंदू ऐसा आता है, तो ये क्या है? तो साहब हिंदू है जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उन लोगों को कहा गया क्या? हिंदू। ओके, और फिर हिंदू से ही डेवलप होके बन गया क्या? हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। ओके, तो कहने का मतलब जो सिंधु नदी के आसपास के लोग हैं वो हिंदू हो गए और उनकी जो भाषा है वो भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई साहब, हिंदी हो गई। तो इस तरह से ये हिंदी शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? तो साहब ये फारसी भाषा का शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है।
उम्मीद है ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न जो हमारा रहता है वो मूलतः ये रहता है, एक स्टेप खत्म। चलिए दूसरे स्टेप पे हम बात करते हैं कि जब ये हिंदी डेवलप होके आई तो इसका मानक समय क्या माना जाता है। मानक समय क्या माना जाता है? प्रश्न ऐसा कि ऐसा रहेगा, हिंदी का मानक समय क्या है? तो देखो, जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम शुरू करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल की जब शुरुआत होती है 1050 विक्रमी संवत, तो अलग अलग कहने का मतलब विद्वानों ने माना, लेकिन जो एक्चुअल रूप में जब हिंदी है वो पनप गई, ठीक है ना, तो हिंदी की शुरुआत हो गई, तो वो उसका मानक समय माना जाता है। और ये मानक समय है, ध्यान रखना, कौन सा? 1100 ईस्वी। क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी, ये इसका मानक समय माना जाता है। दो प्रश्न क्लियर हो गए हमें। हिंदी कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का मानक समय क्या है? तो 1100 ईस्वी ये इसका मानक समय माना जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं साहब किसकी? हिंदी की। तो देखो हमारे सामने एक और बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये अपने राष्ट्रीय स्तर की बात है साहब, हिंदी। तो हिंदी कब मनाया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साहब 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को पता भी होगा। ओके, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखो, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, आपको पता है ना। फिर क्या हुआ कि अगर यही प्रश्न इस तरह से आ जाए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ओके, कि विश्व हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में अंतर है, ध्यान रखना, कि जिस प्रकार से इंग्लिश है ये पूरे विश्व में प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाए? हिंदी को भी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाई जाए? तो इस पर विचार करते हुए विश्व हिंदी सम्मेलन है, उनका आयोजन शुरू हुआ साहब, ठीक है, और उसी को बढ़ावा देते हुए विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाने लगा। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है, ध्यान रखना, 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्लियर हुआ? तो ये हिंदी से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, एक एक बात आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ओके, चलिए यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। तो ये 4 बातें हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी है ये हिंदी है क्या साहब? तो हिंदी है जो एक भाषा है। पता है आपको हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा है। क्या होती है भाषा? क्योंकि भाषा शिक्षण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा शिक्षण। हिंदी ये क्या है? भाषा है, आपको पता लग गया। अब ये भाषा की ही हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, किस तरह के प्रश्न इससे आते हैं, ये भी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। ओके, धैर्य बनाकर ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं उसी से ही हमें पता चलता है, और अच्छा फीडबैक मिला तो निश्चित तौर पे पूरी सीरीज है बहुत शानदार तरीके से आपको करवाई जाएगी। ओके, तो जमकर लाइक, शेयर और कमेंट आने दीजिएगा। ओके, देखो चले अब चलते हैं अपने भाषा पे। देखो साहब, भाषा की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत में एक धातु चलती है। किस में चलती है? संस्कृत। और संस्कृत में एक धातु है कौन सी? भास। कौन सी धातु है? भास। तो आज से उत्पत्ति की अगर बात की जाए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत की भास धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत की भास धातु से उत्पत्ति हुई है। किसकी? भाषा की। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि ये जो भास से उत्पत्ति हुई, इस भास का क्या अर्थ होता है? तो साहब ये जो भास है इसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। प्रकट करना, ये इसका सामान्य अर्थ है। तो अब
प्रश्न ये उठा हमारे सामने कि जब भाषा का उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई और भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, तो क्या प्रकट किए जाते हैं? क्या प्रकट किए जाते हैं? तो विचार प्रकट किए जाते हैं। सीधी बात है, जब हम विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो माध्यम ही क्या है? भाषा है कि नहीं है? तो इसकी जो परिभाषा है, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी, हम कह सकते हैं विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है, ऐसे कह सकते हैं ना। लेकिन देखिए, इस परिभाषा में सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं की गणना करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं अपने अनुसार ही एक परिभाषा बताता हूं, जो ध्यान देंगे आप अपने अनुसार, DS तंवर के अनुसार। देखिए, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है और सभी जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार एक सटीक परिभाषा देने का प्रयास किया है। तो इसी संदर्भ में देखो, अपनी परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिससे मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार, मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार प्रकट किए जाते हैं। यह अनुसार समझो इसको, क्या कह रही है? परिभाषा क्या है अपनी? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिससे अपने मन में जो भाव आते हैं ना, वो मन के भाव, और मस्तिष्क में क्या आते हैं? विचार। तो मन के भाव और मस्तिष्क के जो विचार है ना, वो प्रकट किए जाते हैं, और वो माध्यम ही क्या होता है? भाषा होता है। साहब, क्लियर पॉइंट यहां तक? तो ये परिभाषा अपने को भाषा की ध्यान रखनी है। अब देखो, हम आगे बात करें कि अब हमारे जो मन के भाव है, मस्तिष्क के विचार हैं, उनको कितने तरीके से प्रकट किया जा सकता है? कितने तरीके से प्रकट किया जा सकता है? तो ये विचार प्रकट करने के 3 तरीके हमारे सामने आते हैं। कितने? 3 तरीके, यानी भाषा के जो प्रकार है ना, उसको हम कह सकते हैं कितने? 3 प्रकार से विचार प्रकट किए जा सकते हैं। पहला कौन सा है? तो देखो, पहला है मौखिक। कौन सा? मौखिक भाषा। ध्यान दो, पता चल रहा है हमें इसके नाम से ही, मौखिक। मुख से बोल करके जो अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं, वो ही क्या है? मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा होती है। समझ गए बात को? जो मैं आप तक अपने जो विचार आप तक पहुंचा रहा हूं बोल करके, ये क्या है? मौखिक भाषा ही तो है। ओके, चलिए, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है साहब लिखित भाषा। भाषा कौन सी? लिखित भाषा। तो देखो, जब मैं मेरे विचार हैं ये लिख करके आप तक पहुंचाऊं, तो ये लिखित भाषा होगी कि नहीं? अब मैं बोलूं नहीं कुछ भी और लिख करके, जैसे पहले अपने विचार हैं जो पत्र लिख करके पहुंचाया जाता था, आज भी मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप खूब चलाते हो, मैसेंजर खूब चलाते हो, तो वहां जो हम लिख करके भेज रहे हैं वो अपने विचार ही तो हैं। वो कैसी? लिखित भाषा हुई। मौखिक और लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार हो चुके हैं, मौखिक और लिखित। देखो साहब, अपने जो विचार हैं हम एक तरीके से और पहुंचा सकते हैं, और वो कौन से हैं? सांकेतिक भाषा। कौन से? सांकेतिक भाषा। अब ये सांकेतिक भाषा क्या होती है? इसमें जो हमारे विचार हैं वो संकेतों के माध्यम से पहुंचाते हैं। किसके? संकेतों के माध्यम से। जब किसी की तरफ अपन कोई इशारा करते हैं, क्या करते हैं? इशारा, संकेत करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा ही होती है कि हमारे जो विचार हैं वो उस तक पहुंच गए। ठीक है, किसी की तरफ देखो, कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हम ऐसे हाँ के लिए गर्दन हिला देते हैं, तो हमने बोला थोड़ी, लिखा थोड़ी, क्या किया है? केवल संकेत किया है। ऐसे गर्दन हिला दी तो मतलब क्या है? कि हमने उसके लिए मना कर दिया है। तो ये सांकेतिक भाषा है। ओके, तो इस तरह से इशारा कर दिया तो इसका मतलब क्या है? जाओ वही जाओ। तो ये एक सांकेतिक भाषा हुई। तो देखो, लेकिन मुख्य तौर पे हम बात करें तो विद्वान है
वो इन दो को तो मानते हैं, मौखिक और लिखित। कुछ विद्वान हैं जो सांकेतिक जो भाषा है इसको नकारते हैं कि सांकेतिक नहीं, जिसमें ध्वनि होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर हम किसी विद्वान की बात नहीं कर रहे, तीनों होते हैं। तुलसीदास ने तो ये भी कहा है कि खग जाने खग ही की भाषा, कि पक्षी हैं वो पक्षी भी पक्षी की भाषा जानते हैं। तो केवल व्यक्तियों की नहीं, भाषा पक्षियों की भी होती है, वे अपनी अपनी भाषा जानते हैं, ठीक है ना। तो ये समझिए। तो भाषा कितने रूप में, भाषा के रूप है साहब, ये भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये हो गए भाषा के रूप। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये एक बेसिक परिचय हुआ। अब मैं आपका परिचय करवाता हूं कुछ विद्वानों की महत्वपूर्ण परिभाषाओं से, विद्वानों की महत्वपूर्ण परिभाषाओं से, जहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने नोट्स हैं वो प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें आगे मैं आपको बताता हूं कि किस विद्वान ने भाषा की क्या क्या परिभाषा दी, किस तरह से वो प्रश्न आए हैं। देखते हैं आगे, चलिए। तो देखिए ये स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस विद्वान ने भाषा के लिए क्या परिभाषा दी है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, ये यहाँ शामिल की गई हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्वीट, समझने का प्रयास करना। स्वीट के अनुसार स्वीट क्या कह रहे हैं कि जो भाषा है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सीधी सी बात है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये स्वीट बात किसने कही? भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये स्वीट सी बात, ये मधुर बात है ना। विचार, छोटी सी बात कही है, किसने कही है? स्वीट ने कही है। ये लो याद हो गया साहब। तो स्वीट की परिभाषा क्या, याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्वीट ने कही ये बात। क्लियर हुआ? दूसरे आप प्लेटो आते हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है प्लेटो का साहब, बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन इन्होंने जो परिभाषा दी है वो पहले ये देखेंगे क्या परिभाषा दी है, ओके, फिर उस पर मंथन करेंगे। देखिए विचार, बात समझना, विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं। विचारों की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको मन के भाव, मस्तिष्क के विचार, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होती है। मूक यानी जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती, मूक बातचीत होती है। लेकिन देखो जब ये होठों से बाहर निकलकर, वो मूक ध्वनि होठों से बाहर आ जाती है, होठों से बाहर निकलकर ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं, तो इसे ही क्या भाषा कहते हैं? ध्वन्यात्मक मतलब जिसमें ध्वनि क्या आ जाए, ध्वनि आ जाए, तो वो भाषा कहलाती है। कहने का मतलब अंदर से निकलकर बाहर आई, लेकिन रूप कौन सा? ध्वनि ले लिया। अब यहां पर एक बात विचार करने योग्य है। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको ध्वनि को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना, ध्वन्यात्मक माना है। लेकिन एक बात बताओ, जो लिखित भाषा होती है, हमने लिख दिया, क्या उसमें ध्वनि हुई? ध्वनि नहीं हुई। तो इस वजह से काफी विद्वान हैं जो इनकी परिभाषा से हालांकि सहमत भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भाषा है इन्होंने ध्वन्यात्मक, ये थोड़ी सी गड़बड़ की है। बहुत से विद्वान ऐसे मत हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखनी है कि प्लेटो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन इन्होंने ध्वनि को प्रधानता दी है। तो बस ये शब्द आप ध्यान रख लेंगे, आपकी परिभाषा याद हो गई कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तो जैसे मैंने बताया वैसे ध्यान रखेंगे तो अपने आप प्लेटो की परिभाषा कि इन्होंने अंदर से बाहर निकली लेकिन ध्वनि रूप में। ये लो साहब, एक बार फिर पढ़ेंगे। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं, और जब ये होठों से बाहर निकलकर ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं तो इसे भाषा कहते हैं। ये प्लेटो ने माना। चलिए साहब, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट सुमित्रानंदन पंत जी की परिभाषा आती है। पंत जी क्या कहते हैं? देखो, भाषा एक प्रकार से बहुत अच्छी परिभाषा, भाषा है जो एक प्रकार से, देखो, विचारों का, जो विचार होते हैं ना, उनका नांद में, देखो नांद में तंत्र होता है, ध्वन्यात्मक स्वरूप होता है, और हृदय तंत्र है ना, उसकी झनकार होती है। मतलब हृदय के जो विचार हैं वो ही तो प्रकट कर रहे हैं। तो जिससे विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लेकिन आदान प्रदान किसी भी रूप में हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से बहुत अच्छी परिभाषा सुमित्रानंदन पंत जी ने दी है। ये अपने को ध्यान रखना है। विचारों का क्या नांद में
तंत्र, देखो पंत तंत पंत तंत ऐसे ध्यान रख लेना, पंत तंत्र, तंत्र ध्वन्यात्मक स्वरूप और साहब हृदय तंत्र, तो नाद में तंत्र, हृदय तंत्र, ये तंत्र शब्द को पकड़ना, तंत्र का मतलब पंत। ओके, तो पंत की परिभाषा है जो आपको याद हो जाएगी। क्लियर? ऑप्शन देख के तो टिक कर ही सकते हैं साहब, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि भाषा है जो ध्वनि संकेत जो होते हैं, उन ध्वनि संकेतों का क्या है, व्यवहार होता है। ये किसने, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने ये बात कही है कि भाषा है जो ध्वनि संकेत जो होते हैं, उन ध्वनि संकेतों का क्या, एक व्यवहार की बात कर रहे हैं। कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। क्लियर? चलिए, लेकिन ध्यान दो साहब, शब्दकोश क्या कहता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं। अगर हम डिक्शनरी की बात करें कि डिक्शनरी में अपन सर्च करें कि भाषा क्या होती है, समझ रहे हो बात को, तो वहां हमें क्या अर्थ मिलेगा। तो अगर हम डिक्शनरी की बात करें शब्दकोश की, तो शब्दकोश क्या कहता है, देखो सेम ये ध्वनि संकेतों की बात आएगी। देखो भाषा ध्वनि संकेतों, साथ में प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे, ये प्रतीकों, देखो क्या कहा है, भाषा ध्वनि संकेत और प्रतीकों की वह मान्य व्यवस्था है। सब मानते हैं इस चीज को कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वह मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है वो समाज में अपने विचारों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है। तो यहां हमें दो चीज ध्यान रखनी है, ध्वनि संकेत की बात आ रही है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार, अकेला तो वो श्याम सुंदर दास, ध्वनि संकेत के साथ प्रतीक जोड़ दिया तो वो शब्दकोश। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो अपने को ध्यान रखनी है, रख लेंगे। एक बार फिर ध्यान दीजिए, स्वीट की एक स्वीट सी परिभाषा है कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, खत्म काम। प्लेटो ने ध्वनि रूप दे दिया, गड़बड़ कर दिया। ओके, पंत का तंत्र है, एक नादमय तंत्र है, एक हृदय तंत्र है। ये कीवर्ड पकड़ो, काम खत्म, कुछ नहीं करना। ओके, चौथा श्याम सुंदर दास जो ध्वनि संकेत को मानते हैं, और शब्दकोश है जो ध्वनि के साथ में प्रतीकों को मानता है। दैट्स क्लियर। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, लेसन अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, और कमेंट है वो करके भी अवश्य बताएं साहब। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई भाषा की कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं आगे भाषा की विशेषताएं, जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इनसे हम भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भाषा में पाई जाती हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, ये कुछ भाषा की जो विशेषताएं हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। एक एक रटना नहीं है, कुछ भी सीखना है, समझना है, और इसको एक व्यवहारिक ढंग से ढालना है। ठीक है ना, इतना ही काम है। तो भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, प्रश्न ये आएगा भाषा की विशेषता कौन सी है या इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, पहला बिंदु देखो, भाषा अर्जित होती है। भाषा कैसी होती है? अर्जित होती है, जन्मजात नहीं। बहुत ही फेमस पॉइंट है साहब। वहां विशेषता है या विशेषता नहीं है ये डालेंगे, और एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये। मैंने दोनों ही क्लियर की है, समझो बात को। क्या है भाषा? कोई भी बच्चा होता है वो जन्म लेते ही भाषा सीख जाता है क्या? जन्म लेते ही तो नहीं सीखता ना, तो अर्जित करता है वो उसे। जैसे अंग्रेजों के बच्चे हैं जो अंग्रेजी सीख जाते हैं, हिंदी के बच्चे हिंदी, राजस्थानी समझ रहे हो बात को। तो ये है ना, बच्चा क्या है, जन्म लेने के बाद जन्मजात नहीं होती है, जन्म लेते ही नहीं सीखा है, बल्कि उसने अर्जित की है। तो इसलिए भाषा है वो अर्जित होती है। पॉइंट क्लियर? एक बात। दूसरी, भाषा साहब परिवर्तनशील होती है। बात सही है। आपने देखा है कि भाषा के जो रूप हैं ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। तो कैसे बदलते हैं? बहुत सी भाषाएं आई, समझना बात को, उनका रूप है धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। देखो जैसे एक शब्द लो आप, ये लो, क्या साहब, चंचल। पहले ये इसी रूप में लिखा जाता था, लेकिन
ये परिवर्तन होकर के और इसको ऐसे लिखा जाने लगा, चंचल, ऐसे लिख देते हैं ना, समझ रहे बात को। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं। और देखो, जैसे आपसे कहा जाए, पहले आप देखना संकल्प ऐसे लिखते थे, लेकिन संकल्प है उसको हम ऐसे लिखने लगे। तो भाषा के रूप में परिवर्तन संभव है, ये ध्यान रखना, समझ गए बात। तो देखिए, भाषा अर्जित होती है, भाषा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट, भाषा गतिशील है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाषा रुक गई, बात समझना, रटना नहीं है। जैसा कि आपको बोला, भाषा रुकती नहीं कहीं, भाषा गतिशील होती है। भाषा में नए नए शब्द हैं वो जुड़ते जाते हैं, नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। अभी ले लो जैसे लॉकडाउन, पहले, इससे पहले आपने कभी सुना था क्या लॉकडाउन क्या है? लेकिन एक नया ही शब्द है जो जुड़ गया, लॉकडाउन, और वो प्रचलित हो गया। तो भाषा है ना, वो एक जगह रुकती नहीं कि भाई भाषा ये हो गई और अब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। भाषा हमेशा गतिशील होती है, उसमें और जो शब्द हैं उस समय के अनुसार जुड़ते रहते हैं, ठीक है। तीन विशेषता, भाषा अर्जित होती है, परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है। चौथी, भाषा समन्वयकारी होती है, यानी कि दूसरी भाषा के जो शब्द हैं उनका समन्वय एक दूसरे में कर लेते हैं। आप देखते हो कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, अरबी फारसी के, समझ रहे हो ना। तो ये समन्वय कर लेती है भाषा में और ये प्रचलित हो जाते हैं। तो इस तरह से भाषा समन्वयकारी भी होती है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण की उपज है भाषा। तो जैसा कि आपको बताया कि कोई भी छोटा बच्चा होता है, जैसे वातावरण में रहता है वैसी भाषा सीखता है। तो ये भाषा किसकी? वातावरण की उपज हुई। जैसा कि आपको बताया था कि भाई अंग्रेजी वालों के बच्चे अंग्रेजी सीख जाते हैं, हिंदी वालों के हिंदी, देसी वालों के देसी, समझ रहे हो। तो ये वातावरण की उपज ही होती है। तो ये बात रटने की नहीं है, सारी चीजें हैं, अपने व्यवहारिक बातें हैं। नेक्स्ट, भाषा सामाजिक उपागम है, बिल्कुल सही। भाषा का प्रयोग हम समाज में रहकर करते हैं, समाज में रहकर ही करते हैं। तो ये सामाजिक उपागम हुआ, क्योंकि समाज में रहकर जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति है जो भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो ये सामाजिक उपागम। नेक्स्ट, व्यवहारिक उपागम भी है भाषा। अपना जो व्यवहार है, ये किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भाषा से ही प्रदर्शित हो जाता है, किस तरह की भाषा शैली वो प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो ये व्यवहारिक उपागम भी है और सामाजिक उपागम, दोनों रूप पाए, दोनों होते हैं किसमें? भाषा में। क्लियर है। भाषा है जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, आप जानते हो, अभिव्यक्त, अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम बोलो हुआ कि नहीं? बिल्कुल साहब हुआ। तो भाषा है वो अभिव्यक्ति का माध्यम भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। भाषा ध्वनियों का संकलन है, कि जैसे जो वर्णमाला होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ण होते हैं। लेकिन वर्ण का लिखित रूप और मौखिक, पता है ना, वर्ण एक लिखित रूप है, इसका मौखिक रूप क्या होती है? ध्वनि होती है। उसी से ही तो भाषा का निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई रह गई वर्ण, और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। तो क्या भाषा ध्वनियों का क्या है साहब? एक संकलन होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा स्मृति पर आधारित होती है, याददाश्त। कोई भी भाषा है, इसको हम जैसे सीखते हैं तो हमें याद रह जाता। इसको हमने पेन बोला, मार्कर बोला, तो अपने स्मृति में हो गई कि ये चीज मार्कर है, और इसको हम आगे जब प्रकट करेंगे अपने विचार में तो मार्कर ही प्रकट करेंगे, समझ रहे हो। तो किसी भी चीज को हम एक बार देखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हम सुनते हैं, तो उसको अब उसी रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये किस पे? स्मृति पे आधारित है, मतलब बिल्कुल बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल साहब, अनुकरण के माध्यम से। कैसे? कि हम किसी से जो बच्चा छोटा होता है तो वो टक लगा के देखता रहता है कि कोई क्या बोलता है, जो बोलता है उसको वो सुनता है कि इस चीज को ये बोला जा रहा है, तो वो उसका अनुकरण करता है, अनुकरण करके ही वो सीखता है। और एक कहावत और है, जो बालक जन्म से बहरा होता है ना, वो गूंगा भी होता है। क्यों?
क्योंकि जन्म से बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो बोलेगा क्या, किस चीज को क्या बोलना है, इसलिए वो गूंगा रह जाता है। लेकिन जो जन्म से गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो जरूर नहीं कि बहरा हो, सुनता है उसे लेकिन बोल नहीं सकता। लेकिन जो बहरा है ना, वो गूंगा भी होगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि सुना नहीं, बोलेगा क्या, पता ही नहीं उसे किसको क्या बोलना है। तो ये क्या है, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, मतलब बात बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा है जो अपरिपक्वता से किसकी ओर, परिपक्वता की ओर। तो पहले हम अशुद्धियों का, भाषा में भी बहुत सी अशुद्धियां जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे भाषा ग्रहण करते जाएंगे ये अपरिपक्वता से किसकी ओर, परिपक्वता की ओर ले जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से लगभग एक दर्जन विशेषताएं, मतलब 12 विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दी है ना। तो ये याद हो जाएंगी, एक भी रटने की नहीं है, सारी की सारी अपने व्यवहारिक दृष्टि से ढालिए और उनको देखिए। परिभाषा से इनसे प्रश्न कैसे आएगा, तो इनसे प्रश्न ऐसा ही आएगा, कौन सी विशेषता भाषा की है या कौन सी विशेषता नहीं है। बस यहीं से आपका प्रश्न है जो अटकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखो, अब मैं आपको बता भी देता हूं कि प्रश्न है वो किस प्रकार के आते हैं। तो 2-4 प्रश्न है वो आप इस पे देखते हैं, प्रश्नों की स्लाइड देखिए। ये 3 प्रश्न हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। एक बार आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो इसकी जो रूपरेखा है ये आपके सामने आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं और उनको कैसे सोल्व अपने को करना है, क्योंकि यहां समझ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। भाषा सदैव होती है, 3 प्रश्न दिए हैं मैंने। भाषा सदैव होती है, जन्मजात, अर्जित। कभी जन्मजात कभी अर्जित, ए और बे दोनों। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, बता सकते हैं। तो देखिए, पहली बात की थी हमने, ये प्रश्न का उत्तर कल के लिए छोड़े, कल आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, दे सकते हैं। चलिए मैं सोल्व ही करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, भाषा सदैव होती है, तो आपको बताया है पहला ऑप्शन क्या, जन्मजात। भाषा जन्मजात होती है क्या? जी नहीं, जन्मजात नहीं होती, भाषा अर्जित होती है। ये बात हमने पढ़ी है। तो देखो, अर्जित, कभी जन्मजात कभी अर्जित, ए और बे दोनों, ये नहीं है। भाषा कैसी होती है, अर्जित होती है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, बे, भाषा अर्जित होती है। आराम से टिक कर देंगे, ऐसा प्रश्न देखो। नेक्स्ट, भाषा है, भाषा क्या है साहब? देखो क्या ऑप्शन दिए हैं, अभिव्यक्ति उपागम है। अभिव्यक्ति उपागम मतलब समझना कि इससे अभिव्यक्ति की जाती है। बिल्कुल साहब, अभिव्यक्ति उपागम है। अभिव्यक्ति क्या अभिव्यक्त किए जाते हैं? विचार, विचार उपागम भी है, समझ गए? क्योंकि विचारों की तो अभिव्यक्ति की जाती है, विचार ही तो प्रकट किए जाते हैं। तीसरा, सामाजिक उपागम। जी हाँ, भाषा का व्यवहार हम सामाजिक रूप में करते हैं, तो ये सामाजिक उपागम भी है, व्यवहारिक उपागम भी है, बताया आपको। तो ये इस तरह से देखो, ये भी विशेषता मिली, ये भी विशेषता मिली, ये भी विशेषता मिली। इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, उपयुक्त सभी है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है। इसी तरह के प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो, देखो क्या कहा है, आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झनकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है, उपयुक्त सभी। कौन सी बात सही है? तो सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा आपने पढ़ी थी ना, तो उसमें आपको पता है आत्मा की आवाज है साहब, बिल्कुल आत्मा की आवाज ही तो निकलती है। मतलब कि प्लेटो ने भी, आपको पता है, प्लेटो की परिभाषा में आपने देखा होगा, अंदर से बाहर आती है होठों के माध्यम से, है ना। तो दूसरा, हृदय तंत्र की झनकार पंत ने साफ साफ कहा है, तो ये आप कर ही सकते हैं। और अभिव्यक्ति का व्यवहार, बिल्कुल ये भी सही है, अभिव्यक्ति तो होती है इसमें।
इसका मतलब इसका आंसर भी द है, उपर्युक्त सभी है। ओके, तो इस तरह के ये प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रटने की बजाय थोड़ा समझ करके जैसा आपको बताया गया है वैसा पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। लेसन है जो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना। कल हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इस श्रृंखला में आगे हम पढ़ेंगे भाषा मनोविज्ञान क्या है और सब भाषा के रूप कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे कल। ओके, तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू।